ओके स्टूडेंट, सो इन लास्ट क्लास आई डिस्कस द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, है ना। और उसके बाद से ही प्रॉब्लम होने लग गया था, तो मैं एंगल ऑफ डीप डिस्कस करने वाला था। एक्चुअली आई स्टार्टेड द एंगल ऑफ डीप, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नेट का प्रॉब्लम था, किसी को दिख नहीं रहा था। तो ठीक है, आज पूरा ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं लंबा क्लास लूँगा, ठीक है। पहले मैं आपको एंगल ऑफ डीप जो है उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो एंगल ऑफ डीप को समझते हैं फर्स्ट। कौन है? क्रिस्टी लेट साइड। ओके, सो हम लोग पहले एंगल ऑफ डीप को समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, ये बना लिया ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ओके, और यहाँ एक बना लेते हैं हम लोग इस तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ये क्या है बच्चे? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ हम लोग कंसीडर करें? मैग्नेटिक मेरिडियन में। ओके, so this is the horizontal line, okay, and this one is the vertical line। ये इस तरह से वर्टिकल लाइन है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखने से भी होगा क्योंकि अपने काम का सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, टाइम पे आया करो सब। और देखो, मैंने बताया था आप लोग को, ये चीज़ मैं बता रखा था कि ये जो मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, दिस थीटा इज अ एंगल ऑफ डी। ये क्या होता है बच्चे? एंगल ऑफ डी। एंगल ऑफ डी को मैंने आपको बोला था कि हम लोग, क्योंकि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को हम लोग फाई से डिनोट किया है, तो एंगल ऑफ डी को जो है सो हम लोग एंगल थीटा से डिनोट किया है। ओके, अब देखो ये जो रिजल्टेंट बी है बच्चे, इसका दो कंपोनेंट होगा। क्या क्या होगा? एक तो ये कंपोनेंट होगा, ये कौन सा लाइन का? वर्टिकल। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट। और ये लाइन कैसा है बच्चे? हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसा, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो जरा, ये आपको आ सकता है। पहले मैंने आपको बताया था दिस इज द एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप का फील आ चुका है, वैसे लास्ट क्लास में मैं बता चुका था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी आपको बताने की, मैं इसका डिफिनेशन नहीं लिखा रहा, आप उसको खुद अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना। अब ज़रा देखो, ये इसको जो मेज़र करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। पहले मैं आपको एक छोटी छोटी बातें लिख देता हूँ। जैसे कि बी है, ये अगर इसने आप थीटा लिया तो किसी ने आपसे पूछ लिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो कंपोनेंट है बी एच, उसका वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे सर कुछ सिंपल है, यहाँ पर थीटा है तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो बोलोगे सर ये भी सिंपल है, इट्स अ वी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि जो टेन थीटा होगा दैट इज़ द बी वी बाई बी एच, बी वी बाई बी एच आ जाएगा, है ना। और बी जो होगा बच्चे, बी जो होगा, देखो ये क्या है, एक्चुअल में ये पूरा 90 डिग्री है, इसमें थीटा है तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका बी। मैग्नेट का कोई भी कंपोनेंट कुछ भी लेकर के कुछ पूछा जा सकता है, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें हुआ। आपको मैंने उस दिन कुछ ऑब्जर्वेशन बता रखा था। क्या क्या ऑब्जर्वेशन बताया था? पहला आपको बताया था कि मैग्नेटिक पोल पे अगर आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक पोल, तो अगर आप मैग्नेटिक पोल पे बात कर रहे हो तो उस समय क्या होता है, थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, द डीप एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर आप इक्वेटर पे हो, सो एट इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर है, इक्वेटर का क्या, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ इस तरह से। अगर हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, तो वहाँ थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। ये दो रिजल्ट आप लोग याद रखोगे। अब देखो यहाँ से आप आराम से इसका कमेंट में करूँ ना करूँ आप खुद ही लिख सकते थे। बी थीटा 90 डिग्री, समझ में, थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब बी एच क्या हो जाएगा? बी एच जो हो जाएगा बच्चे ये ज़ीरो हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे बी वी एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर, ठीक है ना। अगर मैं यही बात आपसे पूछूं कि एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे जो है आपका बी वी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सिर्फ बी एच एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रिजल्ट्स की तरह आप याद रख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग डीप एंगल डिस्कस कर चुके थे डिटेल में, ठीक है। मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी डिस्कशन करूंगा जिसका यूज़ करते हैं हम लोग कि डीप एंगल को मेजर करने में, ठीक है। बुक्स में आपको बहुत ही अच्छा सा वो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ दिख जाएगा, लेकिन मैं अगर इसका सिंपल वर्जन बनाने की कोशिश करूँ तो मैं एक इस तरह से जो है, हाँ, अब इस पे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो नीडल होता है उसको मैं हैंग करता हूँ ऐसे, समझ रहे हैं? हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, डीप सर्कल, डीप सर्कल। और मैं आपको डीप सर्कल के बारे में भी उस दिन थोड़ा सा बता चुका हूँ, तो मैं बस अभी रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो रहा था, तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए जो है सो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इस तरह से होता है, और यहाँ जो है एक स्केल लगा हुआ होता है बच्चे, इस तरह से एक सर्कुलर स्केल लगा होता है, ठीक है ना, जिससे आप इसमें डीप एंगल मेजर कर सकते हैं ऐसे। आपको पता है कि ये जो है कहाँ आ जाएगा, अगर आप पोल पे चले जाते हो तो ये इस तरह से सीधा हो जाएगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टल इक्वेटर पर चले जाते हो तो ये इस तरह से यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपका जो रेंज लिखा हुआ रहता है बच्चे स्केल पे, वो इस तरह से लिखा हुआ रहता है। मैं ऐसे शो ऑफ के लिए बना रहा हूँ सिर्फ, तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो है सो एक स्केल होता है, इस तरह का सर्कुलर एक स्केल होता है, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे रहता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ऐसा है ना कि आपको समझ में आ जाएगा, मुझे बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, इट्स वेरी इजी है ना। अब जैसे कि यहाँ पे टच कर रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पे जो इस तरह से जो इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ये इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है लैब में, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन होता है, यहाँ पे 0 डिग्री मेंशन होता है बच्चे, यहाँ पे जो है सो 90 डिग्री होता है। ये इस तरह का कुछ नहीं दिखता है, एक सर्कुलर पूरा स्केल दिखा रहता है, लेकिन काम का चीज़ यही होता है जो मैंने आपको काम का चीज़ बताने की कोशिश की। अब देखो यहाँ से आप इजीली जो है से थीटा फाइंड कर सकते हैं, ये वाला थीटा हो सकता है कि नहीं, जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे अगर 0 डिग्री, अरे मैंने 0 डिग्री सेल्सियस की लिखी है, तो सेल्सियस नहीं है, सेल्सियस नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो इस तरह से होता है। दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग जो है तो यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर मेजरिंग द डीप एंगल। तो मैं इसको अगर लिखूँ कैसे लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ डीप इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डीप, सिंपल, सॉरी डीप सर्कल, नॉट डीप एंगल, क्या बोलते हैं, डीप सर्कल, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपसे ये भी नहीं पूछने वाला हूँ कि ये किसी को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। क्वेश्चन सर क्या इस पे आता है, मान लो आ जाएगा कि डीप सर्कल है क्या, तो आपको एक फील होना चाहिए, एक आपका जो है चीज़ें को लेकर के एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ होता क्या है एक्चुअली। और बुक में बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छे से दे रखा है इसको, ठीक है ना। वो नीचे भी एक स्केल लगा हुआ रहता है, यहाँ पे भी एक सर्कुलर, जब आप रियल में देखोगे इसको तो एक यहाँ सर्कुलर रहता है और एक यहाँ सर्कुलर रहता है। पूरा ये जो डीप एंगल इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तीन इस तरह से रहता है, जिस पे रखा हुआ रहता है। एनसीईआरटी की बुक में शायद दिख जाएगा, नहीं तो आप लोग सर्च करोगे तो ऑनलाइन भी जो है सो आपको इसका, आपको डीप एंगल का और फिर डीप सर्कल का एक फिगर दिख जाएगा, आपको फील आ जाएगा कि क्यों किस लिए है। तो बहुत ही सिंपल बात है। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, जहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो वो क्या है, एपरेंट एंगल ऑफ डी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्या देखने वाले हैं हम लोग, एपरेंट, नाम से आपको समझ में आ रहा है, एपरेंट एंगल ऑफ डी, ठीक है बच्चे। इसको हम लोग थीटा डैश, दिस इज द एपरेंट, डबल पी लिखा हुआ है बच्चे, एपरेंट एंगल ऑफ डी, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखो
ये चीजें क्या है, ये जो लाई कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो लाई कर रहा है, ये आप इसको मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में दे रहे थे, तो आपको ये सही सही मेजर करके दे रहा था। ये जो डीप सर्कल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको डीप एंगल तब दे पा रहा था जब आप इस स्केल को, ये जो पूरा जो ये डीप सर्कल है, ये जो सर्कुलर स्केल है, वो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन वाला जो प्लेन है, मैग्नेटिक प्लेन जो है, जिसको आप लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहे हो, वो जो प्लेन है उस प्लेन में जो है लाई कर रहा है, तब तो ये करेक्ट दे रहा है, तब ये सही दे रहा है। लेकिन सोचो, जरा सोचो, इसको आपने किसी और प्लेन में डाल दिया, तो उस समय जो ये बताएगा डीप एंगल, वही कहलाता है बच्चे एपरेंट एंगल ऑफ डीप। समझ में आया? ये बात समझ में आया? मैं इसको लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कि if the plane of deep circle, if the plane of deep circle, if the plane of deep circle, अरे वर्टिकल स्केल ऑफ डीप सर्कल ऐसा लिखना चाहिए। डीप सर्कल तो पूरा का पूरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इफ द प्लेन ऑफ वर्टिकल वर्टिकल स्केल, जो ये वर्टिकल स्केल है, स्केल ऑफ डीप सर्कल, ओके, वर्टिकल प्लेन ऑफ डीप सर्कल नोट कैप्ट इन, ऐसा लिख देते हैं, नोट कैप्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, not kept in magnetic meridian, then the needle will not indicate not indicate correct direction of earth magnetic, not indicate the correct angle of earth magnetic field। ठीक है बच्चे? तो अब इस सिचुएशन में जो एंगल बनता है, मैं लिख देता हूँ इसको, अगर मैं अपने ही लैंग्वेज में लिखता हूँ, इन दिस सिचुएशन एंगल मेड बाय needle needle is called apparent, APPARENT, apparent एंगल ऑफ डी। ठीक है, समझ में आया सबको कि ये अपरेंट एंगल ऑफ डीप क्या? मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आया कि अगर ये जो वर्टिकल स्केल है, इसको अगर आपने मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में नहीं रख करके, इसको आप जो है किसी और प्लेन में रखे, तो मान लो कि आपने अल्फा एंगल पे रख दिया, आपने क्या किया, अल्फा एंगल पे ऐसा रख दिया, तो उस केस में जो आपका ये जो डीप सर्कल है, वो जो आपको एंगल शो करेगा, दैट इज द एपरेंट एंगल ऑफ डीप। क्लियर है सब? बोलो हाँ ना? ओके। अब देखो जरा, अगर मैं तुमसे बात करूं कि अगर मैं इस तरह से बोलता हूं कि पहले तो मैं वो पुराना डायग्राम जो था हमारा, वो डायग्राम बना दूं और वहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा फील आएगा। इसको जो है मैग्नेटिक मेरिडियन को मैं ग्रीन कलर से, ठीक है, और इस केस में देखो, आपने जिस एंगल में उसको पुट किया है, वो जो है बच्चे, वो आपको यहाँ बना हुआ है वाइट कलर से। कोइंसिडेंस देख रहे हो? मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं लिया, लेकिन ये कुछ कोइंसिडेंस दिखा तुम लोगों को?
बोलो। अरे कलर देख रहे हो, ट्रायंगुलर कलर। ट्राई कलर बना, मतलब मैंने इसे रेंडम लिया, जब बना लिया तब मुझे याद। तो अब देखो इसमें ये जो ग्रीन कलर से बनाया था ये बच्चे मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो मैंने रेड कलर से बनाया था वो जीएम ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। लेकिन अब जो आपने वर्टिकल स्केल को रखा है वो ये जो व्हाइट वाले प्लेन में रखा है, समझ लो इस व्हाइट वाले प्लेन में आप रख रखा है। तो इसका मतलब ऐसा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अभी जो शो कर रहा होगा वो इस तरह से कहीं शो कर रहा होगा। आप जो बोल रहे हो कि बी एच, सॉरी बी एच बी डैश जो है सर इस तरह से बी डैश जो है तो सर इधर होगा, हाँ ये शो कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ अगर यहाँ जो एंगल बना रखा है जरा समझ में, ये इस तरह से एंगल बना रखा था तो ये एंगल क्या होगा सर, यही बच्चे थीटा डैश है। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने अल्फा ले लिया। ये जो प्लेन है, जो व्हाइट वाला प्लेन है जिसमें आपने अपने डीप सर्कल का वर्टिकल स्केल को रख दिए हो, वो एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रीन वाला क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन, उसके साथ क्या कर रहा है बच्चे, अल्फा एंगल बना रहा है, समझ में है ना। तो अल्फा एंगल बना रहा है, हाँ सर। अब यहाँ पर सर ये बी डैश है, तो क्या इसका ये वाला जो है सर ये वाला, ये एक्चुअल में इधर की ओर क्या एंगल में होगा, मैं बात करूंगा इसके बारे में, समझ रहे। लेकिन सर क्या इसका इसके साथ कोई रिलेशन होगा, होगा। मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, पहले देखो यहाँ इससे हम लोग को मतलब नहीं, मैं अभी आपको जो है सो एक येलो कलर से बना देता हूँ कि इधर की ओर मान लो फिर से आपका इधर की ओर जो आ गया वो आ गया बी एच कॉस थीटा डैश, समझ में। मैं इसको अभी सिंपल बी एच डैश लिखता हूँ, फिर बी एच कॉस थीटा थोड़ी आएगा, बी कॉस थीटा डैश आएगा, ठीक है बी कॉस थीटा डैश आएगा। सिर्फ इसको मिटाएगा नहीं, सब मिटा देगा, मुझे फिर से रिड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ बच्चे, देखो मैं यहाँ पे जो येलो कलर से लिखा हूँ ये बी एच डैश हो जाएगा, और नीचे की ओर जो है तो क्या आ जाएगा बच्चे, बी बी डैश हो जाएगा। एकदम समझना, फील आ जाए तो बताना, ठीक है। और ये एडवांटेज है आज हम लोग का, यहाँ जो पेन टैब से जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एडवांटेज है, कलरफुल तरीके से देखेंगे तो और अच्छे से फील आ जाएगा। अब देखो ये एंगल दे रखा है, ये एंगल अल्फा दे रखा है। अगर मैं बोलूं कि इधर की ओर तो बी एच होगा, ये तो बी एच होता, समझ। अच्छा, और अगर बी एक्चुअल भी इस प्लेन में होता है तो बी एच डैश क्या हो जाएगा, मैं अगर पूछूं आपसे कि यहाँ पे बी एच डैश क्या होगा, क्योंकि बी तो आपको पता है इधर की ओर होगा, बी तो आपका इधर की ओर होगा, है ना। तो इसके साथ तो वो थीटा एंगल बनाता, इसके साथ क्या बनाता, थीटा एंगल बनाता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बी एच हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला जो है सो बी एच है एक्चुअल वाला, जो पहले हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। और हमने देखा तो ये तो वर्टिकल प्लेन इधर ही दिखेगा, इसको मैं बार बार लिख देता हूँ। तो ये जो है इसी डायरेक्शन में बी बी भी हो जाएगा। तो तुमने बोला कि सर ये बी एच कितना होगा, बी एच डैश, तो बी एच डैश हो जाएगा बच्चे, वो होगा बी एच कॉस अल्फा हो जाएगा। अगर आपको बी एच पता है और बी एच कितना होगा आपको पता है, बी कॉस थीटा होगा, अगर थीटा एक्चुअल वाला लेंगे तो, समझना। अच्छा सर ये ऐसा है, इसका मतलब है सर कि अगर हम लोग टेन थीटा डैश लिखना चाहेंगे तो ये तो सर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो आ जाएगा बी बी डैश डिवाइडेड बाय बी एच डैश। मैं देखो थीटा डैश लिखा हूँ और यहाँ पर देखो बी बी डैश लिखा हूँ, बी एच डैश लिखा हूँ, आपको पता है आप सारा चीज उस तरह से पुराना कहानी करोगे तो ये रिजल्ट तो आप लिख ही सकते हो। ये क्या है, आपको वहां से आया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं बी एच डैश की जगह पर आपको बोल रहा हूँ ये वैल्यू रख दो, बी एच डैश की जगह पर ये वैल्यू रख दो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर इसको लिख सकते हैं टेन थीटा डैश इज इक्वल टू बी वी डैश डिवाइडेड बाय बी एच कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बी एच और बी वी में कोई डिफरेंस, सर दोनों बी वी हो या बी वी डैश हो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, नीचे की ओर ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं हम लोग बी वी, और नीचे क्या लिख सकते हैं बी एच कॉस अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब एक चीज और समझिए, बी वी बाय बी एच क्या होता था बच्चे, ये होता था टेन थीटा। तो इसका मतलब है बच्चे
कि अगर टेन थीटा डैश तुमसे पूछा क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ये होगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ये क्या होगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन आता है जिसमें ये रिलेशन बहुत काम में आता है। आप लोग ये रिलेशन याद रख लो, या जिसको फील आ गया, जिसको थॉट प्रोसेस किस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ वो डेवलप हो गया है, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे से पूछोगे कि सर आपने क्या याद कर रखा है, मैं सच में याद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे चीजें ना इतने बढ़िया से क्लियर हो चुका है, इसका सबका मतलब क्लियर है कि मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है, और आपको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कुछ रिजल्ट्स है, मैं इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, तो आपको उस पर ध्यान देना। क्या क्या रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जरा उसको समझो। ठीक है, मैं यहाँ पे रिजल्ट्स लिख रहा हूँ कि अगर मैं ये बोला कि जो हमारा ये वर्टिकल प्लेन है वो अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्वेश्चन में इस तरह से आएगा। ठीक है ना, कि द वर्टिकल प्लेन ऑफ डिक सर्कल इज अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, कौन सा केस हो जाएगा, एपरेंट एंगल वाला केस हो जाएगा। तो उस केस में मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन इसी टाइप का था, अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन अदर देन, ये लैंग्वेज यूज करता है वो, अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उस केस में अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि cos अल्फा जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। हाँ सर, cos अल्फा अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि tan थीटा डैश होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा tan थीटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। इसका मतलब क्या है, वो पूछा था कि अगर आप किसी और प्लेन में रखते हो तो आपका जो थीटा शो करेगा निडिल वो ज्यादा होगा कि कम होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं सर थीटा डैश होगा वो जरूर ज्यादा होगा थीटा से, थीटा डैश जो है तो ज्यादा होगा थीटा से। ये रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ आ गया, वैसे आपको डायरेक्ट लिखना था। क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या रिलेशन, ऐसा कैसा हो सकता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इस पर कैसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में ना इतना ज्यादा तक नहीं आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे आ जाते हैं कि नीडल को आप मैग्नेटिक मेरिडियन में दिए तो वो थीटा शो कर रहा है, और मैग्नेटिक मेरिडियन से अदर प्लेन में रख दिए तो वो थीटा डैश शो कर रहा है, तो बताओ थीटा ज्यादा होगा कि थीटा डैश ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है ना। तो उस क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि आपके पास ये रिलेशन है और आप यहां से देखोगे और इस पर कमेंट करोगे, आपका आराम से यहाँ पे आ जाएगा रिलेशन। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बताया जाए क्लास में, ये आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको आपको मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ कि जो मैं फैक्ट्स बता दूंगा वो फैक्ट्स ही ब्रह्मांड है। मैं बोल दिया कि इसका बेटा वो था, ये युद्ध वो हुआ था, तो उसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इतना पढ़ा करके और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको आना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है सर, और क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो मैं एक दो ऑब्जर्व किया हूँ, मैंने क्वेश्चन देखा, मैं उसके बेसिस पे आपको ऑब्जर्वेशन लिखा रहा हूँ, मैं सारे नहीं लिखा रहा हूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट जितना आपको पढ़ना था वो मैं एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं एक दे रहा हूँ कि आपका जो वर्टिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मेरिडियन से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सब देखता हूँ। एक वीआईटी करके एग्जाम होता है, ज्यादा फेमस कॉलेज नहीं है बट ठीक ठाक है, जिस जो बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज उसके लिए, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, किसी ने सुना है वीआईटी, वीआईटी वेलरो, ऐसा वेलरो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम है उसका, किसी का भाई बहन पढ़ रहा हो कुछ भी, तो वो एक नॉर्मल कॉलेज है, मतलब बेकार नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब लग जाता है, ठीक, उस टाइप का कॉलेज। तो उस कॉलेज के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्या था कि फॉर अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन कैसा है आपका, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोल दिया सर आपने, मैं बोल रहा हूँ कि जो वर्टिकल प्लेन है, जो आपने वर्टिकल प्लेन जिस प्लेन में रखा हुआ उसको आपने एकदम से 90 डिग्री पर रख दिया। अच्छा सर, इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि अल्फा 90 डिग्री है, हाँ ऐसा हो सकता है, अल्फा 90 डिग्री। इसका मतलब है सर कि अगर हम लोग बात करते हैं टेन थीटा डैश, तो ये तो सर होता था टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा होता था,
और ये वाला तो 90 पर 0 हो जाएगा सर। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर थीटा डैश, इसका एंगल उससे पहले थोड़ा सा और कुछ बच्चे को डायरेक्ट लिखने से भी दिक्कत है, तो टेन थीटा डैश कहना चाहते हैं आप सर इनफाइनाइट हो जाएगा। यस, टेन थीटा डैश इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मुझे तुम में से एक आदमी बताएगा, बताओ क्रिस्टी, व्हेन टेन थीटा इज इंफिनिटी, किस पॉइंट पे टेन थीटा इंफिनिटी को टच करता है? मैथ्स का जिसका इसका पास मैथ्स नहीं है वही बताएगा। आर्ची, क्रिस्टी, देवप्रिय बताओ। When the value of tan theta is infinite, भाई साहब तुम लोग ना, मैं अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 11th वाले बच्चों का। अच्छा वो भी खत्म हो गया, आज एरर स्टार्ट होगा। बताओ ब्राइटली। यस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ जो है सो थीटा डैश हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है, बनाना है, ठीक है ना। अब देखो एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इस टाइप के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको बेस्ट। क्या है एग्जांपल, क्या है अब तो क्या है कि ये जो बुक है बच्चे, मैं इस बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ। अब तो ये अब तुम्हारे लिए बेकार हो गया, मैंने कुछ कुछ बच्चे को खरीदा भी दिया, अब तो पैटर्न चेंज हो गया, नया सैंपल पेपर आएगा फिर सब। किस किस ने ये क्वेश्चन बैंक खरीद लिया था प्रीवियस ईयर? ओके, चलो उसमें कुछ थ्योरी दिया हुआ है आगे का, वो थोड़ा बहुत काम आएगा। अभी सैंपल पेपर पे तो फिर से रिलीज करेगा, तुम लोग अभी जल्दीबाजी में मत खरीदना, मैं सैंपल पेपर जो है तुम लोग को शेयर करूंगा, ठीक है। मुझे ये बुक आज पसंद था, तो इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता था कि आप लोग खरीद लीजिए और साथ साथ बनाते चलो। तो अब तो ऐसा होगा कि आपका जो है सो पेपर ही ऑब्जेक्टिव आएगा ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये हो गया। चलो, तो एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, फिर भी मैं एक प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल कराता हूँ कि किसी भी प्लेस पे आपका जो ले लेता हूँ, हर कुछ भी, रुको मैं बुक से देख के लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि एट अ सर्टेन प्लेस द horizontal component of earth's magnetic field is root under 3 times of the vertical component. What the angle of deep at that place? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। भले एक मार्क्स के लिए वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन कितना सिंपल है ये देखो। आप क्या लिखा है कि किसी भी प्लेस पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट का रूट अंडर 3 टाइम्स है, समझ। अच्छा सर, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर जो बी एच है वो रूट अंडर 3 टाइम्स बी वी है। सॉल्यूशन देखो, यही तो है सर आप कहना चाह रहे हो। हाँ यही है दिया हुआ। तो सर इसको तो सिंपल हम लोग बना सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू हमें पता है बी वी, अरे यार क्या लिखता हूँ, बी वी डिवाइडेड बाय बी एच लगा देते हैं ना सर, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। बी वी डिवाइडेड बाय बी एच के जगह पर हम लोग रूट अंडर 3 टाइम्स बी वी लिखेंगे, इसने इसको खा गया, ये 1 बाय रूट अंडर 3 हो गया। अब मुझे बताएगा टेन थीटा 1 बाय रूट 3, थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चे, बताओ यार। यस 30 डिग्री, हाँ ओके, तो 30 डिग्री होगा। तो देखो कितना क्वेश्चन सिंपल था। हाँ लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन, इससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं जरा, इस पर ऐसे ही छोटे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक या दो नंबर वाले मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मतलब है सर ऑब्जेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है इधर से, सिलेबस में होगा, सीबीएसई में तो सीबीएसई पूछ सकता है, वरना नीट वाले तो पूछते हैं भाई इधर से।
नीट वाले इधर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं और धड़ल्ले से पूछते हैं। जिस बच्चे को नीट का जेई मेंस का लिखना है उधर अच्छा क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब जेई मेंस में प्रोबेबिलिटी है इस टाइप का कोई रिजल्ट्स पर आएगा क्वेश्चन, इस टाइप के किसी रिजल्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा। लेकिन नीट वाले को मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके कि if the deep circle is set at 45 degree to the magnetic meridian, मैं बुक से करा रहा हूँ क्वेश्चन, then the apparent dip 30 degree, calculate the true deep, ऐसा देखा लिखा है इफ द डीप सर्कल इज सेट एट 45 डिग्री। क्या है ये 45 डिग्री, कोई बताएगा? व्हाट इज दिस 45 डिग्री? अरे अल्फा है भाई, देखो क्या लिखा है इधर देखो, डीप सर्कल इज सेट एट, मतलब जो वर्टिकल प्लेन है उसको आपने क्या किया है मैग्नेटिक मेरिडियन से 45 डिग्री पर रखा है। इसका मतलब सर अल्फा जो है सो 45 डिग्री गिवन है। यस, और आपको दे रखा है द एपरेंट एंगल, मतलब सर थीटा डैश दे रखा है अपने को 30 डिग्री, और आपसे पूछ लिखा है कि भाई साहब थीटा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द ट्रू डिप, मतलब आपसे थीटा पूछा है। तो सिंपल है ना सर, हमारे पास तो एक रिलेशन है, हमारे पास एक रिलेशन है टेन थीटा डैश इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ये सर याद रख ले, याद रख सकते, खासकर जिस बच्चे को नीट का एग्जाम देना है वो बच्चे इस टाइप का चीज को याद रख लो फैक्ट्स की तरह, ठीक है ना। अच्छा सर, तो क्या यहाँ से आ जाएगा वैल्यू, आराम से आ जाएगा। ये चीजें दे रखा है टेन थीटा आपको चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया आपका टेन थीटा डैश इंटू कॉस अल्फा, टेन थीटा डैश 30, तो इसका मतलब टेन 30 का वैल्यू तो अपने को पता है 1/√3 अभी देखा था, और कॉस अल्फा कॉस 45 का वैल्यू भी हम लोग को पता है दैट इज द 1/√2। तो यहाँ से तो मुझे देखना है, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ 1/√6, 1/√6, दिस इज द टेन थीटा। तो सर यहाँ से थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/√6। समझ में आया हाँ ना? ओके, तो सर क्या इसी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा? हाँ, देखो मैं एक नीट सॉरी जेई का क्वेश्चन कराता हूँ, पहले ए ट्रिपल ई हुआ करता था उस समय का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए जेई ने पूछा था। मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, क्या है क्वेश्चन देखो, तब तुम्हें लग सकता है तो ये नीट वाले को देखो, नीट वाले के लिए क्वेश्चन, जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं देख रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, और आता है हर एक बार फिजिक्स में 30% क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रहता है। कहने का क्या मतलब है सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 45 आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है उसमें, दिमाग एकदम नहीं लगाना। जो बच्चा दिमाग लगाता है वो वहाँ गच्चा खा जाता है, मतलब वो उसमें फंस जाता है, उसको लगता है कि यार नीट का क्वेश्चन है, औकात तो होना चाहिए। भाई साहब 30% क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग फार्मूला बेस आता है, चाहे आप जेई मेंस का लिख रहे हो चाहे आप नीट का लिख रहे हो, इसलिए आपको फार्मूला अच्छे से डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगा तो मार्क्स वैसे भी आ जाएंगे आपके बहुत ठीक ठाक। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि इफ, यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इफ θ1 एंड θ2 आर एंगल ऑफ dip in two into vertical planes at right angle to each other. Okay, and theta is the true dip angle. Deep, then आपको रिलेशन दे रखा था
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसने बनाया है सब्जेक्टिव केस में, तो उसको ऐसे करके रखा है, देन प्रूव दैट, ठीक है, वहाँ पे लिखा था देन, उसका ऑप्शंस दे रखा था, ठीक है, तो प्रूव दैट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिजल्ट था उसका, देख लेता, देन मैं आपको ऑप्शन ही दे देता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो, देन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू। ऑप्शन बी है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू। ऑप्शन सी है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू। डी ऑप्शन है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है, 4 ही मार्क्स के लिए होता ही है इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं एक बार आपके लिए रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या है देखो जरा, दे रखा है कि इफ थीटा वन एंड थीटा टू आर द एंगल ऑफ डीप इन टू वर्टिकल प्लेन्स। मतलब क्या है कि ये एपरेंट एंगल दे रखा है दो डिफरेंट, और उसी केस के लिए उसी प्लेस पे आपको ट्रू एंगल ऑफ डीप दे रखा है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है सो करेक्ट है, कौन सा रिलेशन जो है सो करेक्ट है, आपको चूज करके बताना है। मैंने गलत करके यहाँ निशान बना दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। कोई बच्चा करना चाहता है इधर से तो मैं टाइम दूं? तुम लोग ट्राई करना चाहोगे इसको या मैं करूं? बताओ। चलो मैं 2 मिनट्स का टाइम देता हूं अभी जो है, सो आपका हो रहा है 6:02। मैं 6:04 पे आपसे पूछूंगा, जिसको होना होगा आप लोग थोड़ा सा हिंट्स दे पाओगे, सोचो उस क्वेश्चन को और मुझे बताओ कि क्या किया जा सकता है। आप समझ के बताओ मुझे। देखो, सब आदमी देखो इसको, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। आज भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सबको मेरा आवाज तो आ रहा है ना अच्छे से? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, अब ठीक है? ध्रुवनीता अब ठीक है? अच्छा, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम तुम्हारे साइड है, क्योंकि मैंने अभी वाईफाई से अपने मोबाइल डेटा पे भी स्विच किया। चलो ठीक है, ट्राई करो। चलो मैं ही बना देता हूँ, और कोई बात नहीं, मैं इसका जो है इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग जो है सो अपलोड कर दूंगा हूँ बहू, तो आप लोग को अगर कुछ पार्ट नहीं समझ में आए तो एक बार आप फिर से देख पाओगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका जरा। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या देखा कि टेन थीटा वन, लुक एट दिस, टेन थीटा वन मैं लिख रहा हूँ, ये तो दिस इज अपेरेंट एंगल ओनली, तो द रिलेशन विल बी व्हाट, बी वी डिवाइडेड बाय बी एच इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बोलूँ बच्चे कि
टेन थीटा टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये भी तो हो जाएगा बी वी डिवाइडेड बाय बी एच, तो सही है बट दोनों के बीच में 90 है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा सर 90 माइनस अल्फा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब सर ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी वी डिवाइडेड बाय बी एच इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा टू, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। रुको मुझे नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये सॉल्यूशन जो है सेलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ बी भी लिखा है, तो ये चीज़ है। अब देखो जरा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये यहाँ तक तो ठीक है, टेन थीटा का क्या था बताओ, टेन थीटा तो आपको पता है सर, टेन थीटा तो बी वी बाई बी एच ही होता था, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होता था बी वी बाय बी एच ही होता था, तो हमने उसे भी लिख लिया। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि टेन थीटा वन तक ठीक है, टेन थीटा टू तक ठीक है, देखो एक तो बच्चा क्या कर सकता है कि सब कुछ का वैल्यू निकाल लेगा, और हमारा जो ऑप्शन है सबसे अच्छा तरीका है कि टेन थीटा वन टेन थीटा सबका वैल्यू निकाल करके पुट करके देख लेगा, दैट इज द वन वे, एक तरीका है उस तरह से करने का। दूसरा बच्चा क्या करेगा कि पूरा कैलकुलेट करेगा, तो मुझे सबसे स्मार्ट बच्चा तो वो लगता है जो इसमें से टेन थीटा वन निकाल लेगा, टेन थीटा टू निकाल लेगा, टेन थीटा निकाल लेगा, और सबको वैल्यू रख करके काम चला लेगा, तो वही अभी हम लोग कर रहे हैं। देखो टेन थीटा इतना होगा, अब दिमाग लगा के ये देखो, नीचे में यहाँ पे कॉस अल्फा है, नीचे में यहाँ पे साइन अल्फा है, समझना, और यहाँ पे वन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो वन होता था, है ना, और क्योंकि ये देखो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि दिस इज द कॉमन, दिस इज द कॉमन, लेकिन सर ये तो बाई में है, अरे कोई बात नहीं, तो हमारे पास कॉट का तो ऑप्शन है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट थीटा वन, कॉट थीटा वन क्या हो जाएगा बी एच अपॉन बी वी कॉस अल्फा हो जाएगा सर। अच्छा, यहां से आप क्या लिख सकते हो सर, कॉट थीटा टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी एच अपॉन बी वी साइन अल्फा लिख पाएंगे। अच्छा, और ये क्या है, इसको अगर मैं बोलूं कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो सर ये भी बी एच अपॉन बी वी हो जाएगा, बी वी। अब मैं अगर बोलूं इसका स्क्वायर, देखो इस दोनों के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, हाँ सर ये तो हो गया, क्योंकि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर, और सब में तो बी एच है, वो तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि जो लास्ट वाला ऑप्शन था कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू, देखो उसमें इसको वैल्यू रख करके देखो, तो यहाँ से तो आ गया बी एच बाय बी वी का होल स्क्वायर, ठीक है सर, यहाँ से भी आ गया बी एच बाय बी वी का होल स्क्वायर, मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बच गया सर, बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पार्ट तो वन ही होता था, देखो एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया, यहाँ से काम हो गया, यहाँ से काम हो गया कि नहीं। तो आपको जो है इस तरह से ऑप्शंस में पहले यहाँ पे जो जो था वो लिख करके और काम कर दो, साइन फाइन वाला तो बेकार ऐसे ही था लिखा हुआ ऑप्शन, टेन में और कॉट में कंफ्यूजन था, तो वहां से ये चीज हो गया। अच्छा, इस पे बेस्ड सीबीएसई ने भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, एक बार सीबीएसई ने भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन रखा है, तो आप लोग अगर 90 डिग्री को, तो एक तरह से ये चीजें आपको याद रहेगा कि आप जो है सो पहले क्या करोगे, इस तरह से कन्वर्ट करके उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलो एक बार देखो, एक बार तो सीबीएसई ने जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, उस समय सीबीएसई ही कंडक्ट करता था एआई ट्रिपल ई, आजकल जो आईआईटी जेई उसको कंडक्ट कर रहा है ना, तो पहले जो है जो एनटीए कंडक्ट कर रहा है ना, पहले ये जो एग्जाम है वो सीबीएसई कंडक्ट किया करता था, उस समय का ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सीबीएसई बोल रहा हूँ। देखो उसने जो है, हाँ बोलो, इस क्वेश्चन का डायग्राम, इस क्वेश्चन का डायग्राम देखो, पहली बात तो डायग्राम बनाने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन मैं आपको बना के फिर भी होता था। देखो ये मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, और इसके साथ मैं मान लिया इधर एक अल्फा एंगल पे जो है सो एक प्लेन ऐसा है, मैं इसको दूसरे कलर से बना दूँ, पहले इसको मिटाता हूँ, पहले मैं मैग्नेटिक मेरिडियन को व्हाइट कलर से बना दूँ, ये है आपका एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन,
ठीक है। अब मैं देखो रेड कलर से जो बच्चे बना रहा हूँ, ये है आपका जिसमें θ1 एंगल आया आपका, ये है जिसमें आपका θ1 एंगल आया था, और दूसरा जो है इससे परपेंडिकुलर है इस तरह से, और उसमें क्या आया है आपका θ2 एंगल आया। समझ में आया? तो इसके साथ अगर मैं बोलूं इसके साथ अल्फा एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? 90 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये दे रखा है कि ये जो रेड वाला है, सॉरी, ये जो रेड है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, लेकिन बीच में तो एक अलग है मैग्नेटिक मेरिडियन। हम लोग का जो ये एंगल होता था ये मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ होता था, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ये कितना बना? 90 माइनस अल्फा, और ये बना रहा है अल्फा। आगे समझे धर्मिता? ओके, ये हो गया। देखो एक ही क्वेश्चन को दो दो बार एग्जाम ने कैसे पूछा है, नेक्स्ट टाइम जब उसको उसको पूछना था तो देखो सेम टाइप के क्वेश्चन को कैसे पूछा गया, आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सब सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है। अब जब सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था उस समय पूछा था, तो इसको जब सीबीएसई ने फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा, वो इस पर ऐसे लिखा है कि अ डीप एंगल, अ डीप सर्कल, सर्कल है हाँ, डीप सर्कल shows, a deep circle shows an, लैंग्वेज चेंज किया सिर्फ, सब कुछ सेम, apparent deep of 60 degree at a place where the true deep is 45 degree if the deep circle is rotated through 90 degree, what apparent deep will it show? बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन और उस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो है जो दो प्लेन जिसमें आपको एंगल, एक में θ1 θ2 दे रखा था, तो वहां जो है बच्चे देखो वहां पे भी परपेंडिकुलर था, मतलब दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री था, और ये जो है सो दिस इज थीटा एंड दिस इज द θ1 एंड यू हैव टू फाइंड द θ2। तो आप देखो वहां से पूरा दिमाग लगा के भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट अगर ये भी यूज करना चाहो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर θ1 प्लस कॉट स्क्वायर θ2, और बैक टू बैक ईयर में पूछा गया है इस तरह से। तो आप जो है से यहाँ पे वैल्यू रखोगे, आपको क्या ये निकल नहीं जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर 45 इक्वल टू कॉट स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर θ2। अब इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक है, वैल्यू रख देना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसका वैल्यू रख करके आराम से जो है सो निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो है सो आपका कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर वहां से आप जो है सो कॉट थीटा निकाल देना, ठीक है ना, वहां से आपका कॉट थीटा निकाल देना, वो जो है सो इनवर्स के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? बोलो। ओके, ठीक है। देखो मैं आप लोग को जो है ना पूरा जियो मैग्नेटिज्म पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ जियो मैग्नेटिज्म पता नहीं है कि नहीं, टेंजेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर और वगैरह वगैरह, तो ये सब है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वगैरह, एक बार चेक करके मुझे बताओ। बच्चा
मैं ना नेक्स्ट टाइम से सिलेबस लेके बैठना पड़ेगा। कौन देख रहा है? इतना सारा सिलेबस में रिडक्शन हुआ है ना कि मैं लेकर के मैं नेक्स्ट टाइम से इसका प्रिंट आउट ले लेता हूँ। आपको टर्म वन में जो पढ़ना है एटलीस्ट उसका, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ये सब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये सब है क्या? नहीं है ना, एप्लीकेशन ऑफ नहीं है ना ये सब। इसके जस्ट बाद कौन सा टॉपिक दे रखा है अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद? क्या? हाँ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स हो गया, एप्लीकेशन दे नहीं रखा है ना? तो आपको ये सब न्यूट्रल पॉइंट ये वो सब जो है सो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब दे नहीं रखा है, ठीक है ना? और पढ़ाते पढ़ाते जो है सो कितना भी पढ़ लो यही है बात है कि आपका जो है सो क्या कहते हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये सब ये पूरा बहुत ही एक डिटेल है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं उस चीज़ को अभी छोड़ रहा हूँ। अच्छा अब सर क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है सो मैं आपको जो है सो पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम रखा है आपके उसमें? देखो मुझे टॉपिक नेम, जस्ट टेल मी द टॉपिक नेम। अरे बार मैग्नेट्स वगैरह सब तो पढ़ना है अभी इसी चैप्टर में, थोड़ा सा मैं मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए वो सब, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलो देखो मैं आपको कुछ, हाँ हाँ, मैं भी तो सोच रहा हूँ कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा। चलो मैं आपको जब थोड़ा सा बार मैग्नेट्स के बारे में बताया था और जो है डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पेज लेते हैं। मैं आपको जो है सो एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स था वो इसी चैप्टर में पढ़ना था, एंगुलर एसएचएम, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं मैं खुद ही प्रिंट आउट निकाल के रखूँगा। क्या है ना कि मेरा आदत था, मैं जनरली जब जेई मेंस और नीट वाले बच्चे को पढ़ाता हूँ तो उन लोगों को सब कुछ पढ़ाना पड़ता था, है ना? अब क्या हो गया है कि जिस हिसाब से सीबीएसई ने रिडक्शन किया है उसी हिसाब से जो है सो आपको पढ़ना है ना? वही सिलेबस आपके हर एक एग्जाम में आएगा। तो मैं आपको जो है सो एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाता हूँ। मैंने आपको मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाया है, बट आपको थोड़ा सा जो पार्ट है मुझे लगता है इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देख रहा था उसमें देखा इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन था, तो मैं इसलिए आपको अभी ये पढ़ा देता हूँ। उसका जो है कंपेरिजन मैं आपको करके बताऊंगा बार मैग्नेट्स को और नॉर्मल जो है किस तरह से है, हम लोग सोलेनाइड वगैरह से कंपेयर करेंगे, सब कुछ कंपेयर करेंगे, तो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी जरा देखते हैं एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है, बराबर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? तो आपको आना चाहिए। अब क्या है कि अगर आपने मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया, ठीक है ना? अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने क्या किया है, मैग्नेटिक डाइपोल जो था हमारा उसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसके पैरेलल अलाइन करके छोड़ दिया। मैग्नेटिक मान लो मैं बता रहा हूं इस तरह से, इस तरह से जो है सो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने देखा और देखा एक नहीं दो तीन क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर, तो मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए। तो इस तरह से जो है सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है सो आपने क्या किया, इसके पैरेलल एक मैग्नेटिक डाइपोल्स को ऐसा रख दिया, तो रख दी कोई बात नहीं। इधर जो है बच्चे साउथ पोल है और इधर की ओर है नॉर्थ पोल। अब देखो समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि नाउ यू आर गिविंग अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू दिस। अगर आप इसको बहुत ही एक छोटे एंगल से थीटा से मैंने मान लिया, चलो स्मॉल क्या लेना, एक जेन्यून ले। देखो मैं आपको ना क्वेश्चन देख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको बेस मैंने क्वेश्चन देखा और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का फेवरेट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है। तो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मैंने जो है तो देखो इसको डिस्टर्ब किया, कितने एंगल से डिस्टर्ब किया बच्चे, थीटा एंगल से डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा सर, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर आपने इसका जो एंगुलर पोजीशन था जब आपने इस तरह से रखा था तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, तो एंगुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने इस तरह से इसको डिस्टर्ब किया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, थीटा से आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया।
तो यहाँ क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। अभी जो मैं वर्ड बनाऊँ जरा उस पर ध्यान रखना, कितनी बार तो यही पूछ लिया है। यहाँ मैंने जो बोला कि इसमें कैसा लगेगा जब आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो रीस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा सर, कितना लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क? हमने पढ़ा है T इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, पढ़ा है कि नहीं बताओ? ओके, देखो ये इस पे जो क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा था, पहले तो मैं नॉर्मल बातें कर लेता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर से मैं किस तरह से रिलेट करूंगा ये भी तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग इसको एक बार मैग्नेट ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों चैप्टर का काम हो जाएगा। पहले मैं पुराना बात बता देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। और टॉर्क को क्या लिखते थे, किसी को याद होगा रोटेशन चैप्टर को, तो टॉर्क को हम लोग आई इंटू अल्फा लिखते थे, हाँ कि नहीं बताओ? ध्रुवनीता याद है या उसको फॉर्मेट मार दिया 11th का मेमोरी? ठीक, क्या फॉर्मेट मार दिया उसमें हाँ सर बोला या याद है उसमें हाँ सर? ओके, अब देखो क्या है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है। यहाँ जो थीटा है ना बच्चे, वो बहुत ही छोटा है। थीटा जो है सो बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल। इसको मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, अच्छा साइन थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा। कब? जब आपका थीटा जो है सो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, जब आपका थीटा बहुत छोटा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। हाँ सर, इसका मतलब सर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एम बी थीटा। ठीक है सर, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ से अल्फा बहुत ही आसान है। यहाँ से अल्फा हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाय आई इंटू माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे को याद होगा क्या, पुराना कहानी एसएचएम वाला। देखो यहाँ वर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, तुम्हें एक चीज याद हो गया, टॉर्क एफ इक्वल टू क्या होता था, माइनस के एक्स। कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? हाँ ना बोलो। एफ इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। एसएचएम देखो भूलना नहीं है, मैं आपको बताया था एसएचएम पढ़ाते समय कि बेटा ये बहुत काम आने वाला है आगे। अच्छा, वहां पे मैंने आपको अल्फा का रिलेशन भी पढ़ाया था, आप लोगों को अगर याद होगा। एफ इक्वल टू मैंने आपको बढ़ाया था माइनस के एक्स, और फिर मैं इसको मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स लिखा था, फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स लिखा था। हाँ सर, और मैंने आपको ये वाले वर्ड को पिक किया था और मैंने आपको बताया था कि बच्चे ओमेगा जो है सो रूट अंडर के बाय एम होता है, और इसलिए हम लोग ओमेगा स्क्वायर जो है सो के बाय एम लिखते हैं। ये स्टोरी कोई भूल गया क्या? ये स्टोरी याद है पुराना? मैं शुरू शुरू में एसएचएम जब आपको पढ़ाया उस समय मैंने सबको ये स्टोरी पढ़ाया था। ये स्टोरी याद है आप लोगों को? आना बोलो। ओके, अब यही सेम जब मैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे आपको एंगुलर एसएचएम नहीं पढ़ाया था, मैं आपको वहां पे एंगुलर एसएचएम भी पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने आपको सेम स्टोरी बताया था। तो यहाँ सर ये अल्फा है, इसका मतलब सर ये पूरा क्या, ये क्या ओमेगा स्क्वायर है? यस, इसका मतलब यहाँ ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा दैट इज द एम बी बाई आई हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग। मैं आपको एंगुलर भी पढ़ा चुका हूँ, नॉर्मल एसएचएम भी पढ़ा चुका हूँ। नॉर्मल ज्यादा बच्चे को याद रहता है इसलिए मैंने उससे रिलेट किया, मैंने एंगुलर वाले से रिलेट नहीं किया। समझ में आता है सबको? मेनली क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड जब डिस्टर्ब कर देगा और आपसे पूछेगा कि बेटा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हो क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने क्वेश्चन अभी देखा, उसमें उसने टाइम पीरियड ही पूछा था। तो टाइम पीरियड्स का फॉर्मूला सर, हाँ ये तो बहुत आसान है, ये तो हम लोग को पता था। क्या टाइम पीरियड इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा सर, ओमेगा की जगह ये वैल्यू रख दो ना, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू जो फार्मूला हो जाएगा 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, ओमेगा का अगर लिखना है इसको रूट अंडर में डालना पड़ेगा सर। अच्छा, तो इसको रूट अंडर आई डिवाइडेड बाय एम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? हाँ, तो ये चीजें समझ में आ गया। अच्छा, अब जरा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इस सारे चीजों को वो पुराने वाले चीज से इस चैप्टर से रिलेशन बनाना चाहूँ तो क्या है, ये एंगुलर सिस्टम आपका पुराना चैप्टर वाला चीज है, वहां पे मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट्स पढ़ा है। ठीक है, वहां से आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको टॉर्क वर्क वर्क डन पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ एसएचएम वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था।
और अगर आपका टॉर्क पता है, सब कुछ पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, तो आप आराम से एसएचएम करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो रीस्टोरिंग फोर्स है। हम लोग टॉर्क पर डिस्कशन कर चुके थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि वेन एवर यू आर पुटिंग दैट इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या कैसे कितना वर्क डन होता है, ये सब चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो दिस इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस, ये आपको नहीं पढ़ाया गया, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अच्छा सर, इस चैप्टर में आप क्या रिलेट करना चाहते हो, जरा देखो। टाइम पीरियड का जो फार्मूला आया है वो आया है 2 पाई √I/m/b। m को देखो, मैं अगर m यहाँ पे लिखता हूं कि बच्चे यहाँ m जो है ये है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। अच्छा सर, और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो B है ना, इसको बच्चे आप BH बना दो। क्या कहना चाह रहे हैं सर, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है आप इसको हॉरिजेंटल जहां पर रख रहे हो वहां पे BH क्या है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, और यहाँ I फिर क्या हो जाएगा सर, I क्या हो जाएगा, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, है ना, और कहा ज्योमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप इसको लिख लो, I जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बार मैग्नेट अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस। अच्छा सर, ज्योमेट्रिक एक्सिस समझ में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन बार मैग्नेट पर फिट करके पूछ ले या मैग्नेटिक डाइपोल पर पूछ ले तो आपके लिए कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। जिस चीज का मैग्नेटिक डाइपोल आपको पूछा रहेगा उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, तो आपको उससे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आपको कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे आपको कंपेयर करना है मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मैग्नेट्स ऑफ द सेम साइज। अगर आपको ऐसा करके आ जाता है, कोई क्वेश्चन बेस्ड में आपको स्टडी करा रहा हूँ, ठीक है ना, हमारा काम आज का हो चुका है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप भी जो है इसमें आपको क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करा रहा हूँ, तो इसीलिए एक टॉपिक मैं खुद से अभी बना रहा हूँ, क्या है कि ये है आपका कंपेरिजन ऑफ मैग्नेट्स। कंपेयर करने का क्वेश्चन है, कंपेरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको कि टाइम पीरियड दिया रहेगा, ठीक है ना, सेम साइज का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है कि भाई साहब दोनों सेम साइज का है, तो मैग्नेटिक मोमेंटिया सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, ऐसा मतलब क्या, डायमेंशन सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन सेम है और एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग सब कुछ करने जा रहे हैं, बट उसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग दे रखा है। आपको ऐसा दिया है कि दो बार मैग्नेट है, तो एक का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट एक का m1 दे रखा है और दूसरे का जो है बच्चे वो m2 दे रखा है, इसके बीच में आपको कंपेयर करना है, ठीक है। आपको पूछेगा कि दोनों के बीच में टाइम पीरियड्स में कंपेयर ही तो पूछा है, मैं देखा अभी क्वेश्चन टाइम पीरियड्स में कंपेयर पूछा था, तो ये सब क्वेश्चन बेस है। T1 जो है हमने कैलकुलेट करके देखा, क्या था, 2 पाई √I डिवाइडेड बाय m इंटू बी था, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रख दोगे। T2 जो हो जाएगा 2 पाई √I डिवाइडेड बाय m2 इंटू बी हो जाएगा। सर ये सब तो क्या है, हम लोग को आता है, लेकिन बच्चे अचानक अगर मैं नहीं बताऊँ ना और क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे सर ये तो पढ़ा ही नहीं सर ने, ये चीज़ आता है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट है तो उसके टाइम पीरियड्स में डायरेक्ट रिलेशन पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो वहां ये आपको m1 बाय m2 जो है, तो दिस इज द T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर, तो ये रिलेशंस वगैरह सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए,
ये मैं हमेशा नहीं बताऊंगा और ना ही आपके बुक्स में पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाया भी गया होगा जैसे कि अभी जैसे कोई केवी में हो गया, तो ये ना तो मैं पढ़ाता हूँ ना कुछ भी, आपको क्वेश्चन में खुद से ऐसा दिमाग लगाना होता है। कोई भी टीचर इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपको जो है खुद से इसको कोरिलेट करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना। ओके, अब यहाँ तक तो आ गए। मैं आप इसको देखो, इसको फिर से जो है सो एक अच्छा क्वेश्चन कैसा हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ B1 B2 तक तो ठीक है, बी हमने क्या किया, हमने एक ही प्लेस पे ये जो कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं दिस कंपेरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट सेम साइज एट अ प्लेस, ये जोड़ना जरूरी है क्योंकि हम लोग सब जगह जो है सो बी को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सोचो क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बताता हूँ। अभी मैं ऑब्जर्वेशन में देखो, आपको मैं बता रहा हूँ एक छोटा चीज आप पढ़े हो, लेकिन इस पर क्वेश्चन किस किस तरह का फ्रेम हो सकता है। अगर आपसे ऐसा पूछा कि कंपैरिजन, कुछ कोई बच्चा बोर हो रहा है मुझे पता है, कंपैरिजन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेस, एट टू डिफरेंट प्लेसेस, समझ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या सर ये सब चीजें हमारे बुक में तो नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो क्या है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। देखो सेम एक ही मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट है, इसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग को पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या, आई। अच्छा एक ही मोमेंट है, एक ही मैग्नेट है, एक ही बार मैग्नेट हम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब सर कि मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, एम। अच्छा सर, अब मान लो कि एक जगह मैं मान रहा हूँ कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट जगह, तो एक जगह BH1 है और दूसरे जगह जो है सो BH2 है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर यहाँ पे टाइम हो, देखो आप जा करके परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ टाइम पीरियड आपका आया 2 पाई रूट अंडर I डिवाइडेड बाय MBH1। ओके सर, दूसरे जगह आपका T2 आ गया, दैट इज 2 पाई रूट अंडर I डिवाइडेड बाय MBH2 आ गया। ठीक है सर, अब क्या है कि T1 और T2 जो है सो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाकर के ये तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास स्टॉप वॉच होता है, आप 2-3 रीडिंग लोगे, एवरेज लोगे, वगैरह वगैरह कर करके आप निकाल लोगे, खत्म। नहीं तो एक मैग्नेटोमीटर होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या आता है, मैग्नेटोमीटर आता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर जाकर के T1 T2 कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसको लिख भी देता हूँ, किसी किसी बच्चे को याद रह जाएगा, कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मैग्नेटोमीटर का काम क्या है। तो T1 एंड T2 डिटरमाइंड बाय डिटरमाइंड बाय मैग्नेटोमीटर। ठीक, मैग्नेटोमीटर से कर लिया। अच्छा सर, तो T1 बाय T2 तो आपको पता है, यही तो सर है BH2 डिवाइडेड बाय BH1। इसका मतलब क्या है कि T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर की मैं बात करूं तो ये तो BH2 डिवाइडेड बाय BH1 है। लेकिन सर अपने को तो यहाँ पे आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बताओगे आप, लेकिन आप तो यहाँ पे BH में रिलेशन बता रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अरे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड आपका BH क्या था, B cos थीटा, तो B2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय B1 cos थीटा 1। सर आपने तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अब तो हम लोग को लाना पड़ेगा डीप सर्कल भी, उससे तो पहले थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम लोग को B पता चलेगा, B1 और B2 पता चलेगा। हाँ भाई सही बात है, आपको दो दो इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, तो हम लोग को जो है इसमें रेशियो चाहिए, तो इसका रेशियो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें इसके बीच में रेशियो पूछता है, तो आराम इजी है भाई। अगर आपको B1/B2 मांगता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, T2 स्क्वायर कॉस थीटा 2 B1/B2, तो यहाँ से जो आ जाएगा T2 आ जाएगा, T2 स्क्वायर कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर कॉस थीटा 1।
कुछ कुछ बच्चे को लग रहा है क्या चल रहा है सर को, क्या क्या मन में आ रहा है ना बुक में दिख रहा है, ये सब क्यों पढ़ा रहे। मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड स्टडी है, ठीक है ना। तो आपको जो है सो पता होना चाहिए, तो आपको इसमें से कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह से खुद को तोड़ना मरोड़ना ऐसा आना चाहिए। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ नोन क्या क्या होना चाहिए, T1 आपको पता होना चाहिए, T2 आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या पता होना चाहिए, एंड θ1 पता होना चाहिए, एंड θ2 आपको पता होना चाहिए। सॉरी इतना एंड नहीं लगा सकते, ग्रामर का ऐसा लिख सकते। T1 T2 बताना चाहिए, θ1 θ2 इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो ये तो मैग्नेटोमीटर से कम कैलकुलेट कर लोगे और इसको डीप सर्कल से कैलकुलेट करेंगे, और तब आपको पता चल जाएगा कि वहां पे B1/B2 का रेशियो, इसका रेशियो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, हाँ ना। आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ ब्राइटली को आ रहा है या और सबको भी आ रहा है समझ में, मुझे तो और है ही नहीं क्या कोई। अच्छा अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा था। आर्ची समझ में आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, वहां से एक बार देख लेना। देवप्रिय, क्रिस्टी, ओके, ध्रुवनीता, सबको आ रहा है ना समझ में। चलो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे जो है सो आपको और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू और लॉन्ग मैग्नेट्स ये वगैरह सब थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो जेई का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो जो जेई का एग्जाम लिखने हैं उनके लिए मैं कुछ चीजें बात करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग बार मैग्नेट्स, है ना। तो बार मैग्नेट्स के चलते आपको एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, जिस तरह से हमने डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था आप लोग को याद होगा, तो हमने डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। आज ही करते हैं ना, आज ही कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को भी आज ही निपटाते हैं। मैं बोला था कि मैं थोड़ा सा लंबा क्लास लूंगा, तो आप लोग समझो। तो मैं अभी डिस्कस क्या कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमने डाइपोल्स के लिए वहां पे कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग बार मैग्नेट। ठीक है, अच्छा। तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब ये भी दो जगह हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहला तो कैलकुलेट करेंगे एट एक्सियल और दूसरा कैलकुलेट करेंगे एट इक्वेटोरियल। और ये दोनों पोजीशन से आप लोग पहले से ही वाकिफ हो कि ये कहाँ कहाँ होता है। अब थोड़ा सा डायग्राम देखो। तो पहला हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एट एक्सियल, समझना। तो एट एक्सियल अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मानो ये है बार मैग्नेट और इसका है ये साउथ पोल, इसका है ये नॉर्थ पोल, आपको किधर भी ले सकते हो। मेरा मुझे पसंद आया नॉर्थ पोल के तरफ यहाँ पे, जो कि इसके मिडिल से आर डिस्टेंस फार है। हाँ सर ये तो सेम आप ऐसा ही ले रहे हो जैसा डाइपोल वाला केस में लिए थे, हाँ यार ठीक है, ठीक है। और वहां पे भी जो है सो हमने ऐसा ये डिस्टेंस डी ले लिया था, डी ले लिया था। और फिर बाद में तुमने देखा था कि इसको मैंने ए और ए लिया था, तो यहाँ ए नहीं लेंगे क्योंकि तुम लोग पीछे वाले से कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको एल ले लेते हैं और ये भी हम लोग एल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के चलते फिर से मैग्नेटिक डायपोल के चलते यहाँ क्या है कि मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, आपको मैंने बता चुका हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट्स का फार्मूला, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट्स का फार्मूला आपको पता है, मैं लास्ट लेक्चर जब डिस्कस कर रहा था, जब मैंने कंपेयर किया था, उस समय ही आपको मैंने बार मैग्नेट्स की तरह लेकर के एम के साथ जब कंपेयर किया था, उस समय आपको बता रखा था, उस चीज को यहाँ यूज कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, जैसे कि
एक यहाँ पर क्या है बच्चे, दो पोल है, तो हम लोग दो पॉइंट्स को यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो जैसे कि हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है। पहले मैं डिस्टेंस डिस्टेंस लिख देता हूँ यहाँ से, जरा देखो ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा सर आर माइनस एल, ठीक, ओके हाँ ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, इसका नाम कुछ रखो यार, पी लेते हैं, पॉइंट पी ड्यू टू, पहला केस में हम लोग लेते हैं ड्यू टू एन पॉइंट पोल, ठीक है, या नॉर्थ पोल पॉइंट, ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखना, ठीक। तो मैं एज्यूम करता हूँ इसके चलते जो है सो B1 होगा, और इसके चलते जो है साउथ पोल के चलते वो मैंने ले लिया B2, ठीक है, क्योंकि बार बार ये सब चीज लिखेंगे नहीं। तो B1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और डिवाइडेड बाय कितना था, यहाँ पर तो m था, और नीचे आपने देखा था जब हम लोग कंपेयर किए थे तो यहाँ पे आया था डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस था, यहाँ पे आर की जगह में आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आर माइनस एल का, ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं आपसे B2 पूछ लूं, ये चीजें आप फिर से लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट B2 आपको मतलब समझ में आ रहा है, ये साउथ पोल के चलते निकाल लें। तो B2 लिखो तो वो लिखोगे सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय अरे यार क्या हो रहा है, गला फंस रहा है, m डिवाइडेड बाय आपका क्या क्या लिखोगे आप, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बी एक्सियल चाहिए, आपको क्या चाहिए, बी एक्सियल, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है। तो यहाँ पे जो है आप दोनों को ऐड कर दोगे B1 प्लस B2, अगर आप इसको वेक्टर की तरह ले रहे हो, तो अगर आप इस तरह से ले रहे हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहीं वेक्टर वेक्टर नहीं लिखे हैं, तो अगर आप इस तरह से ले रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप यहाँ पे B1 माइनस, देखो इसको पॉजिटिव लेते इसको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो B1 माइनस आप इसको B2 लिख सकते हो, ठीक है सर। वैसे एक चीज भी दिख रहा है आपको, देखो सब कुछ सेम है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो कम के स्क्वायर से आप डिवाइड करो और ज्यादा के स्क्वायर से डिवाइड करो, तो आपको यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि भाई साहब यहाँ B1 जो होगा वो ज्यादा होगा B2, ठीक है, ठीक है, ये चीजें ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है सर कि अगर हम लोग को बी एक्सीएल चाहिए, बी एक्सएल चाहिए, उसको लिख सकते हैं क्या, क्या क्या कॉमन है, म्यू नोट कॉमन है, एम कॉमन है, 4 पाई कॉमन है, बाहर फेंक दिए, अंदर क्या बच गया बच्चे, अंदर बच गया आपका 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं अगले पेज को लेता हूँ, मुझे ये चीज़ें याद रहेगा, तो मैं अगले पेज को लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसका मतलब है सर ये हो गया म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है ना। अब इसमें से एलसीएम एलसीएम लो आप, एलसीएम लोगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो इसलिए हम लोग को पता है, और ऊपर जो है 4RL आ जाएगा। ये सब पुराना कहानी है, कुछ भी नया नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा सर बी एक्सियल कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आ गया, और ऊपर कितना आ गया बच्चे, मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में लिखना है ना आपको, तो पहले तो मैं इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ, 4R है। आपको मैंने एक चीज बताया था, जब उस दिन कंपेयर करे थे तो मैंने आपको बताया था m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, मैग्नेटिक डायपोल के साथ मैग्नेटिक मोमेंट का जो है मैंने आपको रिलेशन बता रखा है, तो आप लोग उधर से लिख सकते हो, आप लोग देख लेना। तो ये चीज़ें मैंने जब डायपोल एक्सप्लेन करते समय आपको लिखाया था, तो इसलिए आप उसको यूज़ करो। तो यहाँ पे है 4R, तो यहाँ पे m को भी तो उठाना पड़ेगा, इस m को उठा करके इस पूरे के साथ अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 आ जाएगा। अच्छा सर, और यहाँ पे L तो चलेगा, R तो एज इट इज आना चाहिए, तो 2m इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा सर,
ये आ गया। अब देखो यहाँ पे भी आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। क्या अप्रोक्सीमेशन? जैसा अप्रोक्सीमेशन वहां लिए थे एज इट इज है, एज इट इज लेना है आपको। कि अगर आपको आर जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इफ आर इज, अगर मैग्नेट छोटा है, मैं ऐसे लिखूँ इफ, अगर मैग्नेट लॉन्ग मैग्नेट लिए थे तो उसमें तो आपको यही लिखना है, लेकिन अगर मैग्नेट छोटा है, इफ, ऐसा लिखूँ मैं, इफ मैग्नेट इज छोटा, छोटा नहीं शॉर्ट, इफ मैग्नेट इज, छोटा लिख रहा था, मैग्नेट इज शॉर्ट, इसका मतलब आर जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा किससे, एल से। तो उस केस में जो है सो बी एक्सीएल जो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। यहाँ तक तो ठीक है। आर देखो बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसको अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं सर, हाँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2mr डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा r⁴, इसको एक कट करके 3 कर देगा, इसका मतलब सर ये आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय r³। किस किस को समझ में आ गया? किस किस को कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें? बोलो, ऐसा कौन बच्चा है यहाँ पे जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया? कोई है? अच्छा, किसको पूरा समझ में आ गया जितना मैं समझाया अभी? अभी ट्यूटोरियल बताऊंगा। आगे बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोल नहीं रहे हो। ओके, देखो ये सब चीजें जो है सो आप लोग पुराना ही एक तरह से लग रहा होगा रिवाइज, और मैं बोला भी था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ो, आपको जो है सो पूरे मैग्नेटिज्म वाले पार्ट्स में बहुत आसानी लगेगा। चलो सेकंड पॉइंट हम लोग चूज करते हैं बच्चे। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। मैं नहीं भी करा हूं फिर भी आप कर सकते थे, फिर भी मैं इसको बना लेता हूँ कि मान लो ये फिर से हम लोग ले रहे हैं एज इट इज साउथ पोल, और इधर जो है हम लोग ले रहे हैं नॉर्थ पोल। इक्वेटोरियल पॉइंट से आप लोग पहले से वाकिफ हो, पी जो है सो यहाँ है, और ये जो है आपके इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और एज इट इज हम लोग ये डिस्टेंस एल लेने वाले हैं बच्चे, और ये डिस्टेंस फिर से एल लेने, कहने का मतलब है इसका जो मैग्नेट का लेंथ है वो हम लोग 2L लेने वाले हैं ठीक है सर। इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो शॉर्ट के लिए इधर हो जाएगा, मान लिया मैं फिर से B2, कहानी वही सेम है तो इसीलिए जो है सो मैं फटाफट कर रहा हूँ, और इधर की ओर जो है सो मैंने ये मान लिया फिर से B1, तो क्या सर रिजल्टेंट इधर आने वाला है, यस, बी इक्वेटोरियल, इसका इधर आने वाला है। अच्छा, अब किसी किसी बच्चे को तो ये भी लगा सर ये इधर कैसे ले रहे हैं, अरे आप लोग को पता है ना कि नॉर्थ पोल से क्या होता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ना, तो इससे बाहर की ओर होता है और साउथ पोल के टुवर्ड्स होता है, इसलिए हमने लिखा है। आप लोग को इसमें संकोच होने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब हम लोग पी पे निकाल रहे हैं, तो पहले तो B1 का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, तो B1 का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ऊपर क्या आ जाएगा m, ठीक है सर। और उसके बाद क्या हो रहा है यार, गला फंस रहा है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये डिस्टेंस तो आपको पता है, आप इसका स्क्वायर लिखना चाहते हो तो नीचे तो क्या आ जाएगा √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, अरे सिंपल लिख सकते थे हम लोग डायरेक्ट भी, तो मैं B2 डायरेक्ट लिखूंगा, तो B2 क्या लिखेंगे, B2 आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय रूट अंडर लिखूंगा r² प्लस L² लिख लेते हैं, समझ ली। और दोनों देखो सेम ही आ गया मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड बाय सेम आने का क्या है, एक फायदा भी है और एक लॉस भी है। फायदा क्या है देखो, फायदा इसका तो ये है कि इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा और इसका भी दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये और ये जो है, मतलब सर ये बी वर्टिकल ले लिया मैं, उसको कोरिलेट वहां से मत करना, बी वर्टिकल ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अच्छा सर, और इस दोनों का इधर की ओर कंपोनेंट होगा बी एच, अच्छा हाँ सर, तो आपका बी एच काम का चीज है तो फिर अच्छा, तो यहाँ पे सर इसका मतलब अगर मैं ये बी एच आप जो बोल रहे हो लेने के लिए, अगर मैं बोलूँ कि बी एट इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा 2BH। अच्छा सर बी एच क्या आएगा, बी एच देखो यहाँ पे इस ये दोनों का सेम है,
तो मैं यहाँ एक चीज लिख देता हूँ, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू, ऐसा मैं B मान लिया। तो सर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग B cos, और ये एंगल कुछ ले लो, थीटा ले लिया, थीटा ले लिया, तो B cos थीटा लिख सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, cos थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लिख ही लेते हैं cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये इसका हाइपोटेनस है ना, तो L तो ये हो गया बेस, तो L अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है सर कि यहाँ पे अपन वैल्यू रख सकते हैं, यस, बी इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2b cos थीटा। देखो 2 तो ठीक है, b का वैल्यू अपने को पता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा सर, ठीक है। और cos थीटा का भी तो वैल्यू है सर, तो cos थीटा का वैल्यू है ना l डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहाँ से इसका मतलब बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये आएगा m डिवाइडेड बाय 2 छूट गया, 2 इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये आ जाएगा पूरा का पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा इसको और अच्छे से लिखो, तो m2 ओहो l, M2ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहाँ आ जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो क्या सर बी इक्वेटोरियल का यही फार्मूला होता है, यस, फॉर द लॉन्ग मैग्नेट। अब फिर से आप शॉर्ट के लिए ले सकते हो, क्या, फॉर शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट के लिए क्या है, मतलब सर आर जो है सो काफी बड़ा है एल से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बी इक्विवेलेंट जो होगा वो आ जाएगा आपका म्यू नॉट एम, और नीचे आ जाएगा आपका 4 पाई, और यहाँ आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3/2, ये खा गया, इसका मतलब आ जाएगा म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यू आ जाएगा। तो ये आ गया आपका बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो हाँ ना, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, चलो नेक्स्ट लेक्चर जब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा बहुत मैग्नेटिक डाइपोल्स को और ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, और आपको जो है सो मैग्नेटिक शिल्डिंग वगैरह पढ़ा करके, और फिर मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल शुरू करूंगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है सर, ये बहुत काम का चीज है ना। यहाँ पे जो है सो मैं आपको डाई मैग्नेट्स, पैरामैग्नेट्स, फेरोमैग्नेट्स, वहां से एक क्वेश्चन आता है, नीट विट का तो आता ही आता है, तो मैं आपको वो वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं क्या है कि यहाँ पे सारे एग्जाम के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको वो वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। एक नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा, थोड़ा सा एप्लीकेशंस बताऊंगा और बार मैग्नेट्स का, और कोई पुराने में भी किसी को प्रॉब्लम रह गया हो तो मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि आज बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये बार मैग्नेट्स का जो बेसिक्स है वो मैं वो पढ़ा चुका था, लास्ट लेक्चर जब पढ़ा रहा था उस समय कंपेयर करके आपको मैं बताया था, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पढ़ा दिया था। फिर भी अगर कोई वहां से देखता है और डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो है सो फिर से यहाँ पे एक बार बता दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बताने के बाद हम लोग शॉर्ट में मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, वहां कंपेयर करके फटाफट जो है सो आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ा दूंगा, और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, बोलो हाँ ना, ओके, ठीक है। तो आज जो है सो लगभग 1 आवर 30 मिनट्स का क्लास हुआ, ठीक, ओके।